हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया क्लासेस, जिसमें मैं आपको एक अगले अनसोल्व 2023 का सेट 4DY उसमें स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सीखा होगा, मैंने आपको सबसे पहले खंड बा के 6 नंबर वाले क्वेश्चन कराए, लॉन्ग क्वेश्चन। उसी प्रकार आज भी खंड बा को लेकर चलते हैं और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 3, 4, 5 जो 6 नंबर के आते हैं तो वह कराते हैं। तो तीसरा प्रश्न है जिसमें कि एक समीकरण दिया हुआ है 2 × 2x - 1 ओवर x + 3 माइनस का 3 × x + 3 ओवर 2x - 1 इज इक्वल 5 और कंडीशन दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल -3 एंड 1/2। इसका मतलब ये कि x का मान -3 और 1/2 नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर ये मान होगा, जैसे यहाँ -3 रख दो तो 0, तो बटे में 0 होता हुआ मान अपरिभाषित हो जाता है। 1/2 यहाँ रख दीजिएगा 0, तो 0 का जब भाग देते हैं तो अनंत आता है, अपरिभाषित आता है। इसलिए ये दो मान संभव नहीं, यानी ये अगर मान आ भी जाए तो उनको हमको नहीं लेना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह मान और यह मान एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो आप सबसे पहले इस तरह के सवाल में लिखेंगे लेट 2x - 1 ओवर x + 3 इज इक्वल स्मॉल a मान लो, क्लियर। तो आप इसको लिखेंगे 2a - 3, यह हो गया 1/a, चूंकि इसका व्युत्क्रम है। देखिए बेटा, इसका व्युत्क्रम -5 इज इक्वल 0। a को हम इधर ले आए, 5 को इधर ले आए, a का मैंने पूरे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a² माइनस का 3 माइनस का 5a इज इक्वल 0। तो फाइनली हो गया 2a² माइनस, चूंकि जब इस तरह का क्रम बनता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, 2 घात फिर 1 घात फिर सिंगल 0 वाला घात, 3 दूनी 6 के ऐसे गुणनखंड करो जो घटकर 5 हो, तो 6 - 5 6 - 1 ये आपका कितना हो गया, 5 हो गया, क्लियर। अब यहाँ देखिए बेटा 2a² माइनस 6a प्लस का a - 3 इज इक्वल 0। दोनों में 2a कॉमन ले लो तो a - 3 हो गया। यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लो तो a - 3 इज इक्वल 0। तो फाइनली a - 3 और 2a + 1 इज इक्वल 0। तो आप यहाँ लिखेंगे a - 3 इज इक्वल 0, तो a इज इक्वल आपका 3 हो गया। पहला मान हमारा क्या आ गया, a इज इक्वल 3। दोबारा में हम लिखेंगे यदि 2a + 1 चाहो तो आप यहाँ यदि भी लिख दो 2a + 1 इज इक्वल 0, तो a इज इक्वल -1/2। कंडीशन हमारी क्या, -3 नहीं हुआ, यहाँ प्लस का 3 आ रहा है, 1/2 नहीं होगा, यहाँ माइनस का 1/2, दोनों मान संभव हैं। अब दोनों मान संभव है, a के हैं, मुझे x का मान देखना है। तो देखिए बेटा, ये मैंने a को माना है। अब यहाँ अगर x का इनमें से कोई मान आ जाता है तो वह संभव नहीं है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले a = 3 आप लिखेंगे, यदि a = 3 तो a = 3 का मतलब हो गया 2x - 1 ओवर x + 3 इज इक्वल 3। तो देखिए बेटा 2x - 1 इज इक्वल 3x और प्लस 9, x को इधर लाए तो देखिए 3x - 2x, x बचा, 9 इधर आ गए तो माइनस का 10। तो पहला मान हो गया x = -10। आंसर बेटा चेक करते रहिए। दूसरा मान a का दिया हुआ है -1/2, दूसरा मान है a का -1/2, तो 2x - 1 ओवर x + 3 इज इक्वल -1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4x और -2 इज इक्वल -x - 3। x को इधर लाए तो कितना हो गया, 5x। 2 को उधर ले गए तो प्लस का 2, -3 + 2 तो प्लस का माइनस का 1 बच गया, तो x इज इक्वल -1/5। तो हमारे जो x के मान निकले हैं, एक निकला -10 और दूसरा निकला हमारा -1। चलते हैं बेटा इसके अथवा क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा 2 अंकों की बनी एक संख्या। तो जब भी 2 अंकों की संख्या की बात आए तो आप सबसे पहले लिखोगे माना की दहाई का अंक, माना की दहाई का अंक, इसको आप क्या मानेंगे बेटा, x, और इकाई का अंक क्या मानेंगे, y, इकाई का अंक y। तो आपकी संख्या क्या होगी, 10x + y। यह हमको ध्यान रखना, हर इस तरह के सवाल में जो भी संख्या वाले संख्या होगी 2.5 10 की होती है, तो 10x + y। आगे इन्होंने कहा है 2 अंकों की एक बनी संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या
का योगफल 66 है, 66। देखो बेटा ये संख्या हमारी और इसके अंक उलट दो, यानी कि दहाई को इकाई कर दो, इकाई को दहाई कर दो, तो ये बन गया। इन दोनों का योग कितना हो गया 66। इन्होंने कहा इसका योगफल, तो 10 और 1 11x प्लस 11y इज इक्वल 66। 11 का भाग दे दो तो x प्लस वाई इज इक्वल 6, समीकरण नंबर 1। क्लियर। आगे इन्होंने कहा है बेटा यदि संख्या के अंकों का अंतर दो, अंक हमारे कौन कौन से हैं x और y, तो आप लिखेंगे चूंकि अंकों का अंतर कितना बेटा 2, तो अंक का मतलब x माइनस वाई इज इक्वल 2, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को आप सबसे पहले जोड़ दो। क्या लिखोगे समीकरण 1 प्लस 2, दोनों जोड़ेंगे 22 बाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल 8, 2x इज इक्वल 8, तो x बराबर 4 हो गया। x बराबर 4 आप समीकरण 2 से, 2 आपका यहाँ पे देखिए 4 माइनस बाई इज इक्वल 2, बाई को इधर ले गए तो 4 माइनस 2 इज इक्वल बाई, तो बाई बराबर हमारा क्या आ गया 2। तो चूंकि फाइनली हमसे संख्या पूछी होती तो आप लिखोगे अतः संख्या हमारी क्या थी बेटा 10x प्लस वाई, 10x और प्लस वाई, तो ये हो गया आपका 42, 40 और 2 42। अब हम चेक कर लेते हैं, इन्होंने कहा इसके अंक उलट दो, तो देखो 42 में उलट दो तो 24 और इनको जोड़ लो 66 हो गया। अंकों का अंतर देख लो, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इसमें भी 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले कहा गया 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण। इसका मतलब भवन ऊंचा होगा जब उससे अवनमन कोण बन रहा है। तो देखो 60 मीटर का एक भवन है, इसका नाम आप मान लो ए और बी, जिसकी ऊंचाई दी है 60 मीटर। कितनी दी बेटा 60 मीटर। यह किसी मीनार 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण। जब अवनमन कोण बन रहा तो ये वाला जो मीनार है वो छोटा होगा, इसको नाम दे दो सी और डी। क्लियर। तो इसके अवनमन कोण शिखर और पाद के, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, दोनों अवनमन कोण। चूंकि अवनमन कोण ऊपर से बनता है तो इस तरह की लाइन कर लीजिएगा। तो 2 कोण बन रहे, एक 30 अंश एक 60 अंश। मीनार की ऊंचाई आप ये h मान लो, मीनार को आपने h ऊंचाई मान लिया। क्लियर। अब कोण हमारा देखो बेटा, एक जो 30 है और ये वाला 60 है। क्लियर। तो देखिए बेटा इसके क्षैतिज रेखा इस तरह होगी, यह दूरी आप मान लो x, तो ये भी x। अब ध्यान दीजिएगा 30 वो कोण है तो ये भी 30 हो गया, 60 ये वाला था तो ये वाला 60 हो गया। क्लियर। अब यहां पर एक इंटरसेप्ट पॉइंट ABCD मैंने लिख दिया, यहां लिख दो E। तो ध्यान से समझिएगा टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी 60, इतना h है तो ये भी h हो गया। तो ये जो टुकड़ा बचा यहां से यहां तक, बहुत ध्यान समझिएगा, यह क्या हो गया बेटा BE। B हो गया 60 माइनस h, इसको मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 60 माइनस h, इधर कट जाएगा, इधर लिखे दे रहा हूँ। ये जो टुकड़ा बचा है यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो 60 माइनस h हो गया, इधर इसलिए लिख दिया, इधर कट हो जाएगा। तो अब आप सबसे पहले त्रिभुज ACB में, तो यहाँ पर बेटा एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो tan 60 इज इक्वल 60/x। क्लियर। tan 60 का मान √3 होता है, √3 इज इक्वल 60/x। तो x बराबर हो गया 60 को लिख सकते हो 20 गुणे 3, तो 20 3 को √3 और ये 3 बटे में जाएगा रूट का, तो x का मान कितना हो गया 20 √3। x हमारा क्या हो गया 20√3 मीटर। इतना समझ में आया। अब हम त्रिभुज EDB में लिखेंगे, EDB में तो यहाँ पर कोण लिखेंगे tan 30। कोण कौन सा बेटा tan 30। इसको क्या लिखेंगे बेटा, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल तो 60 थी, यहाँ से यहाँ तक 60 माइनस h है, 60 माइनस h बटे x, यह 1/√3 हो गया। x इंटू में आएगा और x का मान रख दो 20√3, 20√3 समझ में आया। 60 माइनस h, देखो √3 कट गया, h को इधर ले आइए तो 60 माइनस 20, तो h बराबर 40 मीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। तो जो इन्होंने मीनार की ऊंचाई पूछी है वो कितनी निकली बेटा 40 मीटर। क्लियर। इसी का अथवा दूसरा पार्ट और दिया हुआ, आपको एक ही करना है।
एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। देखो बेटा ये 80 मीटर डिस्टेंस है इसकी, यहां से यहां तक इस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया का उन्नयन कोण जैसे मान लो यहां पर एक बिंदु पर इसका उन्नयन कोण कितना 45 अंश, तो उन्नयन कोण है तो नीचे से बनेगा, ये कितना है बेटा 45 अंश। क्लियर। अब चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल के समान ऊंचाई पर रहती है। समान ऊंचाई पर रहती है तो इसका मतलब इधर या इधर जाएगी, इस तरह या तो लेफ्ट या राइट। अब वो कोण हमको बताएगा कहाँ जा रही है। 2 सेकंड बाद चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। अब जब 30 अंश हो गया इसका मतलब यह जो जैसे ये आपका यहां से दूरी रही, अब उसी बिंदु पर बेटा जब उसी बिंदु पर जब कोण 30 अंश हो जाएगा 2 सेकंड, तो चिड़िया हमारी थोड़ी इधर भाग आई, चिड़िया इधर ना उड़ के इधर चली गई। ये यहां तक 2 सेकंड की डिस्टेंस हो गई, 2 सेकंड, और 2 सेकंड में इस बिंदु पर कोण कितना बन गया 30 अंश। ये वाला कोण कितना 30 अंश, बहुत ध्यान समझिएगा। तो ऊंचाई तो वही रही बेटा जितनी पहले थी। ये जो दूरी है ये 2 सेकंड की दूरी है। ठीक है, आपने मान लिया इसको ए बी मान लो, पहले वो ए बी स्थिति थी सी, और इसको मान लो डी और ई। क्लियर। तो देखिए बी से ई या ए से डी ये दूरी, इसको आप दूरी को मान लो एक्स, ये दूरी एक्स मान लो, और ये वाली मान लो वाई, एक्स वाई मान लिया। ठीक है, अब बेटा ये मैंने दूरी मान ली, लेकिन 2 सेकंड में अब तो हमें चाल माननी पड़ेगी। यहां पर इन्होंने क्या पूछा, चिड़िया की चाल बताओ। तो आप एक काम करिएगा, इसको एक्स ना मानकर आप लिख लो, माना कि चिड़िया की चाल, माना कि चिड़िया की चाल। अब चूंकि दूरी मीटर में है तो आप मान लो x मीटर प्रति सेकंड। क्या मैंने चाल मानी, x मीटर प्रति सेकंड। तो 2 सेकंड में चली दूरी, 2 सेकंड में चली दूरी, दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणे समय, तो कितना हो गया 2x मीटर। 2 सेकंड में कितना हो गया 2x। ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी 2x। समझ में आया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ACB में, कौन से त्रिभुज बेटा ACB में, ACB में। अब ACB की बात करें तो हमको यहाँ देखो बेटा ACB हमारा 45 था, पहले वाला 45 था। 10 45 80/22, 10 45 इज इक्वल 80/22, तो ये मान 1 होता है, तो यहाँ से 22 बराबर कितना हो गया 80। इतना समझ में आया। अब हम दूसरे त्रिभुज लेंगे DCE में, त्रिभुज DCE में। अब DCE की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल, ऊंचाई तो भाई 80 उधर था, इधर भी 80, चूंकि उसी के पैरेलल गई हुई है, तो 80/2x + y, 2x + y। बात समझ में आई। यार ठीक है, 10 30 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल 80/2x और प्लस y का मान रख दो 80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहां से हो गया 2x + 80। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2x + 80, बहुत ध्यान समझिएगा, 80√3 बराबर 80√3। इतना समझ में आया। तो यहां से बेटा 2x बराबर हो गया 80√3 और -80। ठीक है, 2 कॉमन लेके काट दो तो x बराबर हो गया 40√3 -40। x मतलब चाल, तो देखिए बेटा यहां से मैंने 40 कॉमन ले लिया, आपका हो गया √3 - 1। √3 का माइनस होता 1.732 और -1, 1 का मतलब 1.00, तो 40 गुणे 0.732 गुणा कर दीजिएगा, 0 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 1 29 और 3 अंकों बाद दशमलव, तो 29.28 मीटर प्रति सेकंड है हमारी चिड़िया की चाल हो गई। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पर 5 में दिया हुआ है धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर, देखो बेटा जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, देखो
एक ये ऐसे गोला रहा होगा बड़ा सा, इसकी त्रिज्या होगी 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको पिघलाया। मैंने आपको कई सवालों में बताया कि जब भी धातु की कोई वस्तु पिघलाई जाए तो वह जिस तरह की आकृति हो, गोला हो, बेलन हो, शंख हो, अर्धगोला हो, तो उसका आप आयतन निकाल लें। और जो चीज़ बनाई जाए या जितनी चीज़ें बनाई जाएं उन सबका आयतन, तो पिघलाई हुई वस्तु यानी जिससे बनाते हैं जो बनाते हैं दोनों का आयतन कैसे होते हैं? बराबर। तो इन्होंने कहा इसको पिघलाकर छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला गया, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी। कुल कितने शंकु बने? देखो बेटा, इसको पिघलाकर शंकु बनाई गई, बहुत ध्यान समझिएगा। अब कितने बनाए गए हमको नहीं पता, बस ये मालूम है प्लस डॉट डॉट कितने शंकु नहीं पता। इन शंकुओं की त्रिज्या दी, इसकी त्रिज्या दी है, त्रिज्या बेटा शंकु की त्रिज्या ऐसे समझ लो, शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यही तो दिया गया। आप लिख लो माना कि n शंकु बने। कितने शंकु बने बेटा? n शंकु बने। इसको पिघलाने के बाद शंकु कितने बने? n। तो आप लिखोगे गोले का आयतन बराबर n गुणे एक शंकु का आयतन। एक शंकु का आयतन क्यों बेटा? जितने शंकु होंगे उतने का गुणा कर दो, तो मैंने n मान लिया है। 10 शंकु होंगे तो एक शंकु का आयतन 10 का गुणा कर दो तो 10 का आयतन हो गया। सबके सूत्र लगा दी, 4/3 पाई r क्यूब, तो 10.5 इसका क्यूब इज इक्वल n इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर, तो 3.5 इसका स्क्वायर और इंटू h 3। देखो सबसे पहले बेटा मैंने पाई से पाई काट दिया, 3 से 3 कट गया बटे वाला। क्लियर? अब आप n को यहीं छोड़ दीजिएगा। n बराबर देखो बेटा 4 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5 बटे 3.5 इंटू 3.5। क्लियर? और इंटू 3। अब इसको कैलकुलेशन कर देखो बेटा, 35 तियाँ 105 होते हैं, 35 तियाँ 105 होते हैं। ठीक है, अब इसको भी काट लो, 3 तियाँ 9 तिरछे 15, 3.5 बचा। अब देखो बेटा 3 तियाँ 9 और 35 चौकू 14, 140 हो गया, तो 14.0, तो यहाँ पे 14। इतना समझ में आया बेटा? 14 निम्मा पता नहीं, इतना ही होता है। चेक कर लीजिएगा, यह आपके शंकुओं की संख्या हो गई। क्लियर? समझ में आया? इसी में अगला पार्ट दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ की को, अब देखो बेटा 1 सेंटीमीटर व्यास एक छड़ है। छड़ मान लो जैसे ये, बहुत ध्यान समझिएगा, ये एक छड़ है, इस तरह की छड़। ठीक है, इसका 1 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास कितना दिया है? छड़ का व्यास जिसको आप 2r कहते थे वो 1 सेंटीमीटर है, तो r हो गया 1/2। क्लियर? कितना हो गया? 1/2। और इसकी लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, तो अगर हम खड़ा कर दें तो उसको ऊंचाई कह देंगे, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक, इन्होंने कहा एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता। अब बेटा इससे जैसे गर्म करके एक तार ऐसे निकाला, वह तार निकाला 18 मीटर, तो जाहिर सी बात वो पतला तार होगा। इससे एक ऐसा पतला तार निकाला 18 मीटर। ठीक, तार भी तो गोल होता है, तो मुझे इसकी त्रिज्या पता नहीं, इसकी त्रिज्या पता नहीं। जैसे ये r मान लिया, आप मान लो माना की तार की त्रिज्या, माना की तार की त्रिज्या r1 है, r1 मान लो। क्लियर? तो इससे ये बनाया गया, तो अब तार 18 मीटर है। बहुत ध्यान समझिए, तार कितना है? 18 मीटर, 18 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, तार की मोटाई पूछी है, मोटाई मतलब 2r पूछा, व्यास पूछा है। तो देखिए बेटा, अब यहां पर इसका आयतन बराबर इसका आयतन लिखेंगे, तो देखिए बेटा इसका आयतन क्या होगा? जो हमारा तार था जिसको मैंने पिघलाया, चूंकि दोनों बेलनाकार शेप में है,
तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच के जगह आप लिख दीजिएगा 8 बराबर इसका आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर हमको पता नहीं है, और इंटू एच 18 मीटर, चूंकि ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर बना लो, 1800 लिख दो, सही है, सेंटीमीटर बना लिया। पाई से पाई पहले काट दो, 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, तो देखिए बेटा 2/1800 इज इक्वल R1 स्क्वायर, तो इसको काट दो, 900 बचा, तो R1 स्क्वायर आपका आ गया 1/900, बहुत ध्यान समझिएगा। तो R1 क्या आ गया 1/30, और ये किस में आया बेटा सेंटीमीटर में, 1/30 क्या आया सेंटीमीटर, क्लियर। अब अगर आप इसको मिलीमीटर बनाना चाहो, मीटर बनाना चाहो, जैसे भी निकालना चाहो, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछा, तार की मोटाई, तार आप लिख दीजिएगा अतः तार की मोटाई, मोटाई मतलब क्या हमको चाहिए 2R, तो 2R1 जब 2 का गणें तो 1/15 सेंटीमीटर, 2 का मल्टीप्लाई किया 1/15 सेंटीमीटर, और अगर आपको मिलीमीटर बनाना है तो 10/15 यानी 2/3.666 या 0.67 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में आंसर सही, ठीक है बेटा। बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने किए हैं वो 6 नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं खंड बा का दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको 5 खंड करने होते हैं 4-4 नंबर के, तो मैं इसमें 6 के 6 हैं सब करूंगा। तो दूसरे का में दिया हुआ द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0, इन्होंने इसका विविक्तर पूछा, मूलों की प्रकृति पूछी है, नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए बेटा सबसे पहले जब भी द्विघात समीकरण दी हो तो आप इससे तुलना कर लो, से तुलना करने पर बेटा जैसे ही आपने कंपैरिजन किया तो a के जगह 2 आ गया, b के जगह -4 आ गया, c बराबर 3 आ गया। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं विविक्त कर, तो आप यहां लिखोगे विविक्त कर जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और होता b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब -4 का स्क्वायर और -4ac 2 और 3, तो देखिए 16 माइनस 24 तो -8 आया, तो विविक्तर का मान -8 आया, और विविक्तर ही हमको बताता है, चूंकि ये कंडीशन हो गई b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, लेस देन, निगेटिव आया तो अतः मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक, अतः मूल काल्पनिक हैं, या आप लिख सकते हो कि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, क्लियर। इसी का खा में इन्होंने कहा है 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं। देखिए बेटा जब भी 2 तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले माना कि 2 क्रमागत समधन पूर्णांक। अब यहां पर एक बात और समझने की है, अगर ये कह देते 2 क्रमागत पूर्णांक, मैं मानता है x और x प्लस 1, यहां पर समधन पूर्णांक है, तो आप मानोगे 2x तथा 2x प्लस 2 हैं, यह ध्यान रखिएगा, चूंकि यह सम शब्द लगा है, इवन नंबर, x का कोई भी मान 0 से लेकर अनंत तक कोई मान एक रख के देखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हमेशा आपको इवन नंबर प्राप्त होगा। इन्होंने कहा है कि सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो देखो बेटा 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2 का वर्ग इज इक्वल 340, यही तो है। अब इसको आप हल करेंगे तो x को फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा 4x स्क्वायर प्लस पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन, दोनों के गुणनफल का दूना, तो 8x, और माइनस का 340 बराबर 0, 8x स्क्वायर हो गया बेटा, और प्लस के 8x हो गए, और माइनस का 4 कम हो जाएगा तो 336, ठीक है बेटा। 8 चौकू 32, 8 दूनी 16, 8 का भाग चला जाएगा, 8 का भाग दे दो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 चौकू 32, 8 दूनी 16, 42 के ऐसे गुणनखंड करो जो आपका घटकर -1 बचे, 7 माइनस 6 और -42 इज इक्वल 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर
प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल 0। यहाँ x कॉमन ले लो तो x प्लस 7, यहाँ माइनस 6 कॉमन ले लो तो x प्लस 7 इज इक्वल 0। x प्लस 7 हो गया और x माइनस 6 हो गया इज इक्वल 0। अब आप लिखोगे यदि x प्लस 7 0 तो x बराबर माइनस 7 आया, और हमसे कहा गया सम धन पूर्णांक, यहाँ ऋण आ रहा है तो x को इसको नहीं लेना। फिर आप लिखोगे यदि x माइनस 6 इज इक्वल 0 तो आपका x बराबर क्या आ गया 6, तो सम धन पूर्णांक हो गए। अतः संख्याएं या सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक क्या मैंने माना था 2x, तो 2 गुणे 6 और 2x प्लस 2, तो देखिए ये हो गया 12 और ये हो गया 14। आप वर्ग करके जोड़ लो तो आपका कितना 340 आएगा। क्लियर? आप पार्ट की बात करते हैं। गा में कहा गया है ओ एक वृत्त का केंद्र है। देखो बेटा एक वृत्त बना लो, एक वृत्त बना लिया, इसमें ओ वृत्त का केंद्र है। क्लियर? अब इन्होंने कहा है दो रेखाएं टीपी और टीक्यू जो वृत्त को क्रमशः पी और क्यू पर बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। इसका मतलब एक स्पर्शी ऐसे गई होगी और एक स्पर्शी ऐसे गई होगी, यह दोनों यहां पर टी बिंदु पर मिलती हैं, तो इसको पी कह लो, इसको क्यू कह लो। क्लियर? अब देखो बेटा ये स्पर्शी, तो ये हमेशा हमको ये पता है ये दोनों कोण हमेशा 90 अंश होते हैं। ठीक, एक परिभाषा से हम ये भी जानते हैं, इन्होंने कहा है सिद्ध करना पी टी क्यू यानी ये कोण, ओ पी क्यू यानी ये कोण पूछा हमसे। तो सबसे पहले देखो बेटा ओ पी क्यू आप लिखिएगा, चूंकि कोण ओ पी क्यू बराबर ओ क्यू पी, ये दोनों बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे, और ये बराबर होंगे तो आप इसको मान लो, चलो ऐसे लिखे दे रहे हैं बराबर हैं। अब आप लिखोगे ये भी जानते हो ये और ये कोण मिलकर 180 अंश होते हैं, प्रमेय है हमारी। तो आप लिखोगे कोण पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू इज इक्वल 180 अंश। आप यहाँ चाव लिख दो प्रमेय से। ठीक है बेटा, ये आमने सामने कोण मिलकर कितना होता है 180 अंश। और मुझे ये अब यहां पर देखिए बेटा त्रिभुज पीओक्यू में, अब पीओक्यू की बात करते हैं। पीओक्यू में लिखोगे कोण पीओक्यू प्लस ओपीक्यू प्लस ओक्यूपी बराबर 180 अंश। अब देखो बेटा हमको सिद्ध करना है ओपीक्यू सिद्ध, अब ये दोनों बराबर हैं तो दोनों जगह हम क्या लिख सकते हैं ओपीक्यू, यहाँ भी लिख दो यहाँ भी ओपीक्यू लिख दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों मान बराबर है, मैंने पहले लिख दिया, तो दोनों जगह ओपीक्यू लिख सकते हैं। पीएक्यू हमको सिद्ध नहीं करना, हमको पीटीक्यू सिद्ध करना। तो देखो पीओक्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ये दोनों 180 अंश हैं, तो पीओक्यू निकालें तो यहाँ लिख सकते हैं 180 माइनस कोण पीटी क्यू लिख सकते हैं 180 और बराबर है 180। बहुत ध्यान समझिएगा, यह जो समीकरण है इस समीकरण मैंने क्या किया बेटा बोलो नहीं, पीओक्यू की जगह रख दिया 180 माइनस पीटी क्यू, यह चीज यहां रख दी। ये दोनों मान आपस बराबर मुझे यह सिद्ध करना है, तो इस जगह भी यही मान रख दिया। 180 से 180 कट जाएगा, इस पीटी क्यू को उधर भेज दो पीटी क्यू, तो बराबर में कोण पीटी क्यू हो गया और एक 2 हो गया, ये हो गया 2 कोण ओ पी क्यू, और यही सिद्ध कराया था। सिंपल है। अब इसी के घा पार्ट की बात करते हैं। घा में इन्होंने कहा एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण, इसका मतलब प्रकाश स्तंभ ऊपर होगा और समुद्र में देखो बेटा ये प्रकाश स्तंभ है, मान लो इस प्रकाश स्तंभ का नाम आप मान लीजिएगा ए और बी। ठीक है बेटा, यहां से देखने पर 2 जहाज, और समुद्र में तो नीचे होंगे 2 जहाज जिनके कोण 30 अंश और 45 अंश अवनमन कोण बेटा ऊपर से बनता है। तो देखो बेटा एक मान लो यहाँ पे जहाज है, एक मान लो यहाँ पे जहाज है। क्लियर? तो ये वाला कोण देखिए ये 30 अंश होगा और ये वाला 45 अंश होगा, ऐसे ही तो होगा, ऊपर से अवनमन बनेगा। ये जहाज फर्स्ट हो गया, ये जहाज सेकंड हो गया। अब
जहाजों में आपस में भी कुछ संबंध दिया होगा, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक 50 मीटर पीछे, इसका मतलब इनका आपस का डिस्टेंस 50 मीटर है। ठीक है, आपस का डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। हमसे पूछा है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आप मान लो h है। कितना मान लिया? h। ध्यान दीजिए बेटा, ये 30 डिग्री, तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो गया, ये 45, तो ये 45 हो गया। इसके बीच की दूरी x मान लो। ए बी, यहाँ पे इस बिंदु को आप मान लीजिएगा C और इस बिंदु को मान लीजिएगा D। ठीक है, तो पहले छोटे त्रिभुज में ACB में क्या लिखेंगे बेटा? tan 45 बराबर आप लिखोगे h अपॉन x। tan 45 1 होता है तो x बराबर h हो गया, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। फिर आप लिखोगे त्रिभुज ADB में क्या लिखोगे? tan 30। tan 30 बराबर लिखोगे h बटे x प्लस 50। यह मान √3 होता है 1 अपॉन का, √3 ऊपर जाएगा, ऐसे देख लो, x प्लस 50 बराबर √3h, क्योंकि यह मान 1 अपॉन √3 है, √3 गुणे में चला गया, और x की जगह आप लिख सकते हो h यहाँ से, तो h प्लस 50 बराबर √3h। h को उधर ले जाइए। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे किए दे रहे हैं। h को हम उधर ले गए तो दोनों जगह h है, h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 और बराबर कितना बचा? 50, चूंकि ये 50 प्लस का है। h बराबर हो गया 50 बटे √3 माइनस 1। अब आंसर तो ये सही, पर हमेशा इस तरह के सवालों में परमेयीकरण करते हैं, तो √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब √3 प्लस 1 का किया तो नीचे वर्गांतर हो गया, तो 3 माइनस 1 यानी 2 बचा। यहाँ 50 और √3 प्लस 1, तो हमारा जो आंसर आया वो आया h बराबर 25 और √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा देखिए बेटा, ये सवाल इस तरह दिया हुआ, प्राप्तांक 5 से कम, यहाँ वर्गंतराल नहीं दिया हुआ है, तो मुझे वर्गंतराल बनाना पड़ेगा। तो देखो जो प्राप्तांक लिखा है, प्राप्तांक, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? वर्ग अंतराल के रूप में। किस रूप में लिखेंगे बेटा? वर्ग अंतराल। तो इसको लिख दीजिएगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। इतना समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मध्यमान तो हम निकाल ही लें। क्या निकालेंगे बेटा? मध्यमान, जिसको हम x से डिनोट करते हैं। तो मध्यमान जब मैंने निकाला तो ये आ जाएगा 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और 37.5। अब सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि ये जो छात्रों की संख्या दी है 5 से कम, बेटा 5 से कम की 3 दी है, तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी से। अब बात करते हैं हम इसकी बारंबारता की, तो 5 से कम कितने बेटा? 3। ध्यान से समझिएगा, 5 से कम हमारे 3 है, 10 से कम 10 हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, 10 से कम 10 हैं तो उसमें 5 से कम वाले शामिल हैं बेटा। इन्होंने कहा 10 से कम 10 हैं, तो जो 10 लोग हैं उसमें 5 से कम वाले भी तो शामिल हैं। तो देखो 10 में से 3 गया तो ये 7 बचा, तो ये बच्चे कितने बचे? 7। अब 15 से कम 25 हैं, तो 25 में ये भी तो शामिल है, ये इसके पीछे वाला, 25 में 10 घटाइए, कितना बचा? 15। समझ में आया? इसके आगे चलिएगा बेटा, 49 में 25 घटाइए तो कितना बचा? 24। उसके बाद 65 में 49 घटाइए तो 16 बचा। उसके बाद 73 में 65 घटाइए, 73 में 65 घटाइए तो 7 5 5 3 8, क्लियर। उसके बाद 78 में 73 घटाया तो 5, 80 में 78 घटाया तो 2। समझ में आया बेटा? अब एक बार इस बात को, इसको मैंने पूरा सवाल इसीलिए लिखा है कि यहाँ ये कह रहा है कि 5 से कम 3 है और 10 से कम 10 है,
तो ये जो 10 से कम, इसमें ये भी तो 3 शामिल हैं, तो केवल 5 से 10 का अंतराल जो है वो 7 का है। मतलब आगे वाले जो हैं, चूंकि यहां पर हम वर्ग अंतराल की बात कर रहे हैं, यहां इन्होंने सीधा दे दिया 40 से कम, तो 40 से जो कम है उसमें 35 से कम वाले भी तो शामिल हैं, केवल 40 से कम वाले इसमें से इसको घटा दो, इनका जो डिफरेंस है वही तो लिखना है। समझ में आया? अब हम लिखेंगे x इंटू एफ, एक्स इंटू एफ। तो देखिए बेटा x इंटू एफ किया, गुणा जरा बोलते रहिए, 25 या 75, यहाँ कितना आया 52.5। ठीक है बेटा, 187.5। ठीक बेटा, आगे है 420, 360, 220, 162.5। ठीक है, 75 है, 162.5। फिर गुणा किया तो ये 75 हो गया। क्लियर? अब हम f का टोटल करेंगे सिग्मा f, तुझे ऑटोमेटिक 80 आ जाए, क्योंकि ये लास्ट वाला यही तो बचा। ठीक है, इसको करेंगे सिग्मा x f, कितना आया बेटा 1450, 85, 1485। अब आप ही लोग जोड़िए। देखो बेटा, अब हम लिखेंगे माध्य, माध्य x बार इज इक्वल, आपका सूत्र क्या है सिग्मा एक्स एफ ओवर सिग्मा एफ। तो देखिए बेटा 1485 बटे 80, भाग दे दीजिएगा, कितना आया 18, भाग दे लिया सही से। चलो ठीक है बेटा, 5 6, चलो एक और अंक लिख दीजिएगा। क्लियर? समझ में आया? नोट कर लो। देखो बेटा, इसमें 4 पार्ट में हमसे निम्नलिखित बारंबारता बंटन के से माध्यक ज्ञात करो। माध्यक मतलब माध्यिका पूछा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लो, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमारे सवाल में दिया 10 से 25, फिर 25 से 40, फिर 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, ये हमारा दिया हुआ वर्ग अंतराल। क्लियर? वर्ग अंतराल के बाद बारंबार, चूंकि हमको क्या निकालना है माध्यिका, तो बारंबारता के साथ संचयी बारंबारता और लिखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ देखो ये हो गया 3, 10, 20, 13 और 4। तो यहाँ लिखेंगे CF मतलब संचयी बारंबारता। तो 3 और 10 और 3 13, 13 20 33, 33 और 3 3 6 46 और 4 50। इतना समझ में आया? यह जो सिग्मा एफ होता है इसी को हम स्मॉल एन कहते हैं। यह भी आपका 50 आ गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं n/2, 50 बटे 2, तो यानी 25। संचयी बारंबारता वाले खाने में यह देखो 25 या उसके आगे वाला, तो उसके आगे वाला ये पद है, यही तो है। तो माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका इसको यमी कहते हैं, मीडियन। माध्यक जो शब्द लिखा है, चूंकि माध्यक एक पेपर में मैंने थोड़ी मिस्टेक भी की थी, माध्यक को मूल लिखा दिया था, तो माध्यक। ठीक है बेटा, अब यहां पर हम लिखेंगे L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F। ठीक है बेटा, और इंटू H। H क्या होता है? उभयनिष्ठ, कॉमन फैक्टर। तो देखिए बेटा, यहाँ पर L का मतलब लोएस्ट सीमा कितनी है 40, 40 है, प्लस n/2 हमारा कितना आया 25, माइनस CF। अब CF हमेशा इससे पहले वाला होता है, तो कितना है बेटा 13, और F इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। अब H हमारा क्या होता है? जो इनका डिफरेंस होता है, कितना 15 का है, तो इंटू में 15। क्लियर? तो देखिए बेटा 40 प्लस 25 13, तो कितना बचा 12। पहले इसको काट लीजिएगा, 5 3 15, 5 चौकू 20, तो गुणे कितना 3 रह गया और बटे 4 है। समझ में आया? 4 3 12, 3 3 9, तो 49 आपका क्या आ गया माध्य। बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो खंड बा का, इसमें भी आपका सभी खंड करना होता है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री मानना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। पहले का और मैंने कौन सी साइड ले ली? LHS। ठीक है बेटा, क्या दिया हुआ? साइन A ओवर 1 प्लस कॉस A। बहुत ध्यान समझिएगा, 1 प्लस कॉस A, और प्लस में दिया हुआ 1 प्लस कॉस A ओवर साइन A। और फाइनली हमको सिद्ध करना है 2 कोसेक A। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले एलसीएम ले लो, लासापा। तो 1 प्लस कॉस A
इंटू में साइन ए, इतना समझ में आया। 1 प्लस कॉस भाग दिया साइन और ऊपर भी साइन, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर हो गया। साइन का भाग दिया 1 प्लस कॉस, अंश में भी 1 प्लस कॉस है तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर खोल दीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस, बेटा होल स्क्वायर खोलो, इसको बोलो, अब कोई नहीं बोलेगा, प्लस 2 कॉस ए। कितने प्यारे बच्चे हैं। यहाँ देखो 1 प्लस कॉस ए, बातों में तो बहुत मन लग रहा है। साइन ए, देखो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी एक होता है, तो एक और एक, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक और एक, तो 2 प्लस 2 कॉस ए ओवर 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। समझ में आया। ऊपर से कुछ कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, हर में क्या है 1 प्लस कॉस ए, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। इस साइन को अंश में लिखते हैं तो यहाँ कोसेक ए लिख सकते हैं, ये शहीद हो गए, तो आंसर क्या आया 2 कोसेक ए, और यही राइट हैंड साइड थी। समझ में आया। सवाल नंबर इसका खा पार्ट में दिया है साइन 3a। देखिए बेटा इन्होंने कहा यदि साइन 3a 3a में एंगल दिया हुआ है इज इक्वल कॉस a माइनस 26। बेटा आगे शर्त दी है 3a एक न्यून कोण है। 3a अगर एक न्यून कोण है इसका मतलब यह जो कोण है वो प्रथम चतुर्थांश में है। बेटा बात नहीं, यह कोण किस में, प्रथम चतुर्थांश। हम जानते हैं 90 माइनस थीटा से चेंज होते हैं, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, तो इसको साइन को कॉस में लिख लें तो कॉस 90 माइनस 3a। बेटा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ये है 3a इज इक्वल साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन के जगह कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और थीटा की जगह 3a, और राइट हैंड को एजेट लिख दो a माइनस 26। अब यहाँ ध्यान यह दीजिएगा ये भी कॉस 90 माइनस 3a और ये भी कॉस, तो कॉस का दोनों एंगल कैसा होगा बराबर, तो 90 माइनस 3a इज इक्वल a माइनस 26। a को उधर ले गए तो a प्लस 3a, इधर हो गया 90 प्लस 26, यह हो गया 116 और ये हो गया 4a, तो a बराबर 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, तो कोण जो a है वो कितना आ गया 29 डिग्री, और यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आया बेटा। a का मान बताओ। गा पार्ट में इन्होंने कहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, देखो बेटा शंकु है और r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ऊंचाई ये आपकी क्या होगी त्रिज्या, बहुत ध्यान समझिएगा। फिर इन्होंने क्या कहा ऊंचाई, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया तिर्यक ऊंचाई, तो बेटा अगर आपको ध्यान होगा तिर्यक ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल, और यही हमको ज्ञात करनी है। एल बराबर होता √h² प्लस r², अगर ध्यान हो तो होता है, तो देखो बेटा इसका वर्ग कर दीजिएगा, h यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस 3.5 का स्क्वायर, स्क्वायर देख लो बेटा, यह हो गया 144 और ये हो गया 4 × 12.25, तो फाइनली हो गया 4 2 6 4 1 5 156.25। दो नियरेस्ट देख लो, जैसे 156 12 और 13 गुणा होता है तो 12.5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया। ये मैंने ट्रिक आपको पीछे बताई भी थी, तो उसी तरह मैंने डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। देखो बेटा इसका घा पार्ट दिया हुआ जिसमें हमको दिया हुआ है समांतर माध्य, कितना दिया हुआ बेटा समांतर माध्य 21.5, यह सवाल में दिया हुआ है, क्लियर। और यहाँ x का मान है 5 15 25 35 और 45, ठीक है बेटा। f का मान है 6 4 3 p और 2, तो हम सबसे पहले x × f निकालेंगे, तो देखिए ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 75 और यह हो गया 35p और ये हो गया 90, क्लियर। अब हम टोटल करेंगे, चूंकि f का टोटल सिग्मा f होता है, तो देखिए बेटा यह एक चर राशि है p, तो p प्लस इनको जोड़ दीजिएगा 2 3 5 4 9 6 15, इसको करेंगे सिग्मा xf,
यह क्या होगा 35p, यह एक चर राशि अज्ञात राशि है, इनको जोड़ लो 5 9 7 16 और 6 22 और 3 25 255। अब आप लिखोगे चूंकि एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स एफ ओवर सिग्मा एफ और एक्स बार का मान है 21.5 बराबर एक्स एफ का मान है 35p और प्लस 255 और इसका मान है p प्लस 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो 21.5p प्लस 15 गुणा किया 75 7 15 15 7 22 का 2 हासिल लगा 2 15 30 और 2 32 इज इक्वल 35p और प्लस 255। p को उधर ले जाइए तो आप लिखोगे 35p माइनस 21.5p बराबर 322.5 322.5 माइनस 255। समझ में आया बेटा? यहाँ देखिएगा 35 में से अगर 22 से जाता तो 13 बस 13.5 p, ये कितना बचा 67.5 तो p इज इक्वल 67.5 बटे 13.5 दशमलव हटा दीजिएगा 5 5 5 6 25 5 15 17 5 1 5 1 6 तो सीधा 5 बार कट गया तो p बराबर हमारा क्या आ गया 5। क्लियर? आगे इन्होंने कहा है अंग्या पार्ट में वह अनुपात ज्ञात करो जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को -1,6 में। अब -1,6 इसका मतलब कौन सा विभाजन होगा बेटा? भाई विभाजन। जब अनुपात नहीं बिंदु दिया है, विभाजन नहीं दिया है, इन्होंने कहा है कि ऋण 1,6 विभाजित करता है। तो देखो बेटा ये एक रेखाखंड इस तरह ले लो। अब m और n का मान अगर ऋणात्मक आ जाता तो हम कह देंगे यह बाह्य विभाजन है। तो देखो -3,10 हो गया और यहाँ पर बिंदु दिया है 6,-8। बहुत ध्यान समझिएगा। बीच में जैसे इसको a मान लो, इसको b मान लो, बीच में कोई p बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट -1,6 आना है और अनुपात मुझे पता नहीं, आपने मान लिया m अनुपात n है। क्या मान लिया? m अनुपात। किसी एक को लेकर आप मान निकाल सकते हो। जैसे मैंने मान लो ऋण 1 निकाला, x का कोऑर्डिनेट लिया तो ऋण 1 बराबर m x2 प्लस n x1 और बटे m प्लस n। समझ में आया? यह हो गया -m माइनस n इज इक्वल 6m माइनस 3n। n को इधर ले आओ, 3n इधर प्लस के हो गए तो 2n बचे, 6m और एक ये हो गया 7m। तो देखो m बटे n बराबर 2/7 तो हमारा m अनुपात n क्या निकल आया? 2:7 और यही हमारा अनुपात हो गया। अगर यहीं पे माइनस आ जाता तो हम कह देते यह बाह्य विभाजन है। क्लियर? इसी का चा पार्ट दिया हुआ है, चा पार्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यदि समदूरस्थ x y में संबंध, तो देखो बेटा जैसे थोड़ा सा बड़ा इसको नोट कर लो, यहां पर दिया हुआ है यदि बिंदु x, y, देखो बेटा x, y एक बिंदु है, इसका नाम मान लो जैसे यहाँ पे P है, ठीक है। यह दो बिंदुओं से समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है 3,6 और दूसरा दिया हुआ है -3,4। आप इसको बिंदु A मान लो, इसको B मान लो, दिया क्या है PA बराबर PB, तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर होगा और बीच की दूरी का सूत्र अंडर रूट होता है, स्क्वायर खत्म। तो देखो बेटा x - 3 का वर्ग प्लस y - 6 का वर्ग बराबर x + 3 का वर्ग और प्लस y - 4 का वर्ग और अंडर रूट हट गया चूंकि स्क्वायर मैंने कर दिया, होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, y स्क्वायर प्लस 36 और -12y बराबर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, y स्क्वायर प्लस 16 और -8y, y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9, y स्क्वायर x स्क्वायर 9 कट गया। अब देखो बेटा 12y इधर आएगा तो उसको उधर ले जाइएगा, तो 12y प्लस का 8y ऋण का तो 4y बचा। क्लियर? 6x और ये 6 तो कितना हो गया 12x। अब अंक देख लो बेटा, ये आपका कितना है 36, ये 16 इधर आएगा तो कितना बचा 20, 4 का पूरे में भाग दे दो तो 4 × 5 = 20 और y प्लस 3x, तो आपका जो संबंध आ गया 3x + y = 5 और यही हमारा आंसर आ गया।
देखिए बेटा, अब हम आते हैं खंड आ, जो कि आपको एक्चुअली हल नहीं करना है। जहां पर सवाल थोड़ा बड़ा हो उसको आप अपने कॉपी पे हल कर लो, बाकी आपको OMR पे करना है। जैसे P और Q के बीच की दूरी, देखो बेटा 10 बराबर बीच की दूरी का सूत्र होता है √2 - 10 का वर्ग। चूंकि ये कॉपी में तो हल करना नहीं है, और प्लस -3 - y का वर्ग, दोनों ओर वर्ग कर दो, इधर हो गया 100, और ये कितना बचा 8, 8 का वर्ग 64, और ये हो गया -3 - y का वर्ग। क्लियर? ये 64 इधर घटाया, कितना बचा 36, 36 बराबर, चूंकि माइनस का वर्ग है तो 3 + y का होल वर्ग हो गया। तो फाइनली 3 + y वर्ग है, वर्गमूल लेंगे तो ±6, ±6 हो गया। तो एक बार धन ले लो, बोलो नहीं, धन लेने पर 3 + y बराबर 6, तो y बराबर 3 हो गया। y बराबर क्या आ गया 3। एक बार ऋण ले लो, तो 3 + y बराबर -6, तो y बराबर -9, तो y का मान एक निकला आपका +3, क्या निकला +3, और एक निकला -9, और हमारे ऑप्शन में बी पार्ट ये दिया है। कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। 2 नंबर, बोलो नहीं बेटा। एक पासे को छालने पर अभाज्य संख्या आने, बेटा अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं 2, 3 और 5, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो 3 प्रकार आने के कुल प्रकार 6, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/2, क्योंकि 3/6 ऐसे लिख दें, 3/6 मतलब 1/2, इन 3 में से 1 और बटे 6 में से 1, तो 1/2 हो गया। समझ में आया? इसमें 1/2 बी पार्ट दिया है। क्लियर? आगे इन्होंने कहा कि तीसरे में 26 और 156 का लासा मासा पूछा है। लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, तो आप लिखोगे 26 × 156 बराबर, लासा 156 है और हमसे क्या पूछा मासा, मासा, तो 156 कट गया, तो मासा हमारा कितना आ गया 26, और 26 हमारे में बी पार्ट दिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 245 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में, बड़ी से बड़ी पूछी है। देखो बेटा, अगर छोटी से छोटी पूछी हो, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी पूछी हो तो हम लासापा निकालते हैं, और जो जोड़ना घटाना वो काम बाद में करते हैं, और अगर बड़ी से बड़ी पूछी हो तो पहले कर लेते हैं। संख्या हमारी दी 245, दूसरी संख्या दी है 237। इन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे, इसमें 5 माइनस कर दो दोनों में, तो यहाँ बचा कितना 240, और यहाँ कितना बचा 232। अब दोनों का हमको क्या निकालना, मासा, तो देखो बेटा 240 और 232, ठीक है, 24 चौकू 96 होते हैं, 4 0, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 1 9। क्लियर? 2 बचा, 13 में से 6 गया, अरे बेटा बात नहीं करो, 13 में से 6 गया, 7 बचा। अब इसको 24 240 को ले आइए, ठीक है, 7 × 21, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 10 में 6 गया, 4 बचा, और 3 में से गया 2, यहाँ 72। अब ये बात देखो, ये जो आगे वाला क्रम ये इधर आता, 72 इधर आ जाएगा, 24 × 72, जैसे ही पूर्ण कट जाए वही आपका HCF होगा। तो ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो कितनी आ गई 24, और हमारे ऑप्शन सी में ये पार्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सी। 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन, यदि एक मूल, देखो बेटा 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है, इसका मतलब x का एक मान 2 है, 2 रख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस a और यहाँ 2 और +6 = 0, 8 6 14 उधर गए -14, 2a बराबर -14, तो a बराबर -7, डी पार्ट आया हमारा। कौन सा पार्ट आया? डी पार्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में दो संख्याओं का योगफल 8, बेटा योगफल 8 और अंतर 2, आप क्या करो, हल नहीं करो। वैसे तो हो गया x + y 8x में, हल नहीं करना, दोनों देख लो, इनमें देख लो, 5 और 3 जोड़ दो 8, घटाओ तो 2, तो 5 और 3 हो गया, अब 5 और 3 हमारा ऑप्शन दी, चूंकि यहाँ हल नहीं करना है, ये बी पार्ट हो गया। 7वां, के मूल समान, अगर मूल समान हैं, बेटा इन्होंने कहा कि मूल समान नहीं, के मूल होंगे तो सबसे पहले विविक्त कर निकाल लो। तो देखो समीकरण दिया हुआ 4x², तो a का मान 4 हो गया,
bx, b का मान -12 हो गया, c बराबर 9 हो गया। तो सबसे पहले विविक्त का d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर 144 माइनस 4, 4 चौकू 16 निम्मा 144, क्या आया 0। जब विविक्त कर 0 आया तो मूल समान है और वास्तविक है, रियल एंड इक्वल। तो आपका यहाँ पर वास्तविक समान सी पार्ट आया। कौन सा पार्ट आया? सी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखो बीच की दूरी में अंडर रूट लगा दो, d बराबर पहला पहले में से घटा दो 2 - 4 का वर्ग और धन दूसरा दूसरे में से घटा दो 3 - 1 का वर्ग, 2 में 4 ऋण 2 का वर्ग 4, ये 4 4 4 8, अंडर रूट 8 का मतलब 2√2 और 2√2 हमारे ऑप्शन में सी पार्ट दिया हुआ है। समझ में आया बेटा? इतना नोट कर लीजिए। समीकरण दिया हुआ है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। इन्होंने कहा इसका विविक्त कर बताओ, क्या होता है b² - 4ac। तो देखो बेटा a बराबर 3 है, b बराबर -2 है और c बराबर 1/3 है। तो विविक्त का d बराबर b² - 4a और c। क्लियर? तो ये हो गया 4 और -4, तो क्या आ गया 0। तो जब विविक्तर हमारा 0 आ गया तो इन्होंने क्या पूछा है? विविक्तर 0, विविक्तर ही पूछा है, तो इसका मतलब डी पार्ट हो गया। क्लियर? उसके बाद अगले पार्ट में इन्होंने कहा 10वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है दिए गए चित्र में डी और बी सी ये समांतर है बेटा। डी बी मान दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, डी बी देखो बेटा, डी बी दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है, ई सी दिया हुआ, ए डी पूछा है। तो देखो बेटा सीधा सा ए डी बटे बी डी बराबर आपका होगा ए ई बटे ई सी, सारे मान रख दो। तो ए डी बराबर ये बी डी गुणे में जाएगा, अब बी डी का मान कितना है 7.2, ये गुणे में जाएगा, मैंने डायरेक्ट गुणे में पहुंचा दिया। ए ई का मान है 1.8 और ई सी का मान है 5.4, 3 बार 24 × 72, तो ए डी कितना है 2.4 और 2.4 हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर? उसके बाद 11वां क्वेश्चन। 11वें हम दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। देखिए बेटा मैंने आपको सिखाया था अगर क्षेत्रफल पूछा जाए समरूप में तो भुजाओं का वर्ग होता है। तो इन्होंने क्षेत्र जो ऊंचाइयों का अनुपात, देखो ऊंचाई दी हो चाहे आधार दिया हो, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। तो ऊंचाई दी है 3 और 4, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, तो 9:16 और ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है चित्र में ओ ए बी का क्षेत्रफल। बेटा जब त्रिज्यखंड होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई आर का मान दिया कितना 4 और थीटा हमारा कितना 30 अंश और बटे 360, इसको काट लीजिएगा 12 आया। अब देखो पाई का मान 22/7 या 3.14 रख लो, 3.14 गुणे 4 गुणे 4 बटे 12, 4 × 12, 4 चौकू 16, 4 × 1 4 1 5, 12.5 बटे 3, 3 चौकू 12, 3 × 1 3, 2 बचा 3 8 24, लगभग इतना, एक बार और 3 8 24 2 बचा, तो लगभग ये आप 4.19 क्या है ये क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका ऑप्शन बी पार्ट है, बी पार्ट। ठीक है बेटा। 13वें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया 2 tan स्क्वायर 45। बेटा tan 45 का मान 1 होता है, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस का sin 60, sin 60 का मान भी यही होता है। देखो ये दोनों कट गए, आंसर कितना आया 2, और 2 हमारे ऑप्शन में सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, इन्होंने कहा cos स्क्वायर 67, बहुत अच्छा सवाल। देखो बेटा cos स्क्वायर 67 माइनस sin स्क्वायर 23। मैंने आपको बताया जब दोनों कोण मिलकर 90 हों तो किसी एक को बदल लो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 23, देखो 90 में 23 घटाओ 67 आएगा, और माइनस sin स्क्वायर 23, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो sin स्क्वायर 23 और माइनस sin स्क्वायर 23, तो आंसर क्या आ जाएगा 0।
और 0 हमारे प्रश्न में सी पार्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने कोण सी 90 अंश दिया है, tan A का मान दिया। ध्यान दीजिएगा, कोण सी आपका 90 है, कोण सी 90 है। इसका मतलब जो भी त्रिभुज बना होगा वो इस तरह रहा होगा, ये सी है, ये मान लो A है, ये B है। tan A बराबर 1/√3। देखो बेटा, tan A बराबर 1/√3, 1/√3 33 का मान होता है। किसका मान होता है? 33 का। चूंकि यहाँ हल नहीं करना, समझना है, तो कोण A हमारा कितना आ गया? 30 अंश। C 90 है तो B कितना हो गया? 60 हो गया। बेटा तीनों कोणों की योग कितना होता है? 180 अंश। C 90 दिया है, A मैंने 30 निकालिए, 1/√3 33 का मान होता है, तो B कितना हो गया? 60। इन्होंने पूछा sin A cos B। देखो बेटा, इसको मैं लिख दूं sin A sin 30, cos B cos 60 प्लस cos A cos 30 और sin 60। मान रख दीजिएगा, एक आना चाहिए, क्योंकि ये एक सूत्र होता है sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A प्लस B होता है, तो ये बन आएगा। लेकिन मान रख दो। देखो बेटा 1/2 गुणे 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, तो ये हो गया 1/4। इधर लिखे दे रहे 1/4 और प्लस 3/4, 4/4। आंसर कितना आया? 1। और 1 हमारे ऑप्शन में सी पार्ट दिया हुआ। क्लियर। देखो बेटा 16वें क्वेश्चन में इन्होंने वर्ग अंतराल और माध्य पूछा है। तो देखो बेटा, चूंकि ये आपको उसमें हल तो करना नहीं है, तो केवल आपको समझना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और आप इसका सबसे पहले मध्यमान निकाल लो, तो 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है। यहाँ पर बारंबारता लिख लो, 3, 6, 8, 5 और 3। तो ये बेटा आपका x हो गया, ये f हो गया, यहाँ xf लिख लो। तो 5 3 15, 15 छक्का 90, 25 8 200, 35 5 5 5 25 105 3 15 2 17, 45 3 135, 15 4 12 1 13। अब टोटल कर लो, सिग्मा एफ कितना आया? 3 5 8 8 16 और 6 22 3 25, और ये आपका आया 5 10 15 की 5 1 सिग्मा एक्स एफ। इसको लिख लो सिग्मा एक्स एफ। 5 10 15 1 2 9 2 11 7 18 3 21 2 1 3 1 4 2 6 615। तो समांतर माध्य निकलेगा 615/25। तो सीधा बेटा 25 का भाग दे दो, 25 दूनी 50, आपका 1 बचा, यहाँ 1 बचा। ठीक है। 25 चौकू 100, आपका बचा 15, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 24.6 जो आपका बी पार्ट है। क्या आया बेटा? 24.6। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इन्होंने का एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखो बेटा, एक वृत्त है, एक वर्ग है, बहुत ध्यान समझिएगा। आप इसकी त्रिज्या r मान लो, इसकी भुजा a मान लो। इन्होंने का परिमाप बराबर है, तो इसका 2πr होगा और इसका 4a होगा। तो यहां से देखिए बेटा, पाई इंटू आर इज इक्वल 2a, ये हमारा निकल आया आपस में संबंध। अब इन्होंने कहा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² और इसका क्षेत्रफल होगा a²। अब बेटा यहाँ पर चाहे तो आप r का मान रख दें या a का मान रख दें। तो देखो बेटा, πr² बटे a का मान निकले πr/2, तो π²r² बटे 2, 2 का मतलब 4। तो देखो बेटा, यहाँ से आपका ये पाई कट गया, r² कट गया, तो क्या आ गया? 4/पाई, पाई मतलब 22/7, 2 दूनी 4 11, तो 14/11 आया, तो 14/11, और यह अनुपात हमारे बी पार्ट में आता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा एक आयताकार कागज 40 × 22 को मोड़कर एक खोखला बेलन बनाया गया जिसकी ऊंचाई 40। देखो बेटा, ये आपका इस तरह का बेलन बना दिया है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये ऊंचाई कितनी है? 40। तो ये जो मुड़ गया पार्ट, ये इस तरह था बेटा, ये कितना था? 22। अब ये मुड़ गया, गोल हो गया, तो यानी कि 2πr = 22। क्लियर। और ये हो गया h। इन्होंने पूछा है वो जो बेलन बनाया गया, बेलन की त्रिज्या पूछी है। तो देखो 2 × 22/7, r = 22। 22 से 22 काट दो, तो r = 7/2, यानी 3.5 सेंटीमीटर। 7/2, 3.5 हमारे ऑप्शन ए में आता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है,
19 भी माध्यक यानी कि मुझसे माध्यिका पूछी है, तो मैं यहाँ किए दे रहा हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन में कहा गया है जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर यहाँ पर बारंबारता दी हुई है 7, 5, 16, 12 और 2। तो आप सबसे पहले CF निकालते हैं तो 7, 5, 12, 16, 28 और 12, 40 और 2, 42। ठीक है बेटा, तो जो सिग्मा एफ आपका कितना आया 42, तो n/2 21 हो गया। तो ये वाला इन्होंने पूछा है माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। कौन सा हो गया 20 से 30, जो हमारे C ऑप्शन में दिया हुआ। कौन से में C में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में उन्होंने कहा किसी वर्ग का माध्य और माध्यक कितना दिया बहुलक। देखिए बेटा बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका ME मीडियन और -2 माध्य, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो बहुलक हो गया 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का मतलब माध्यक, और माध्यक हमारा है 26, तो 3 गुणे 26 -2 गुणे ये आपका दिया हुआ 24.5, 24.5। तो ये हो गया 3 × 18, 3 दूनी 6, 1 7 माइनस 24 दूनी 48, 49। 18 में से 9 गए और 6 में से 4 गया 2, तो 29 हमारा ऑप्शन C है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 2023 का सेट चार्ट DY भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।